नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे पास इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं ऑनरेबल स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनाब मुबारक गुल साहब, और हम इनसे ये जानेंगे कि ये एक स्पीकर तो हैं ही, उसके पहले ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए भी हैं और जम्मू कश्मीर रियासत के रहनुमा हैं। स्पीकर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इनकी क्या क्या नज़रिए और सोच है, क्योंकि ये पहले पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहे हैं सीएम साहब के, और बहुत अच्छी सुझाव जो हैं सीएम साहब को इनकी तरफ से जाते थे, जिससे जम्मू कश्मीर रियासत का सुधार भी हुआ है। और हमने कई बार इनसे रूबरू भी फेस टू फेस के इस एपिसोड में इनका कई बार इंटरव्यू भी किया, जिससे लोगों तक इनके ख्यालात जो है वो पहुंच पाएँ। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर रियासत को देखते हैं और क्या आने वाले समय में जम्मू कश्मीर रियासत को ये और बेहतरीन बना सकते हैं। जी मुबारक गुल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। गुल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब स्पीकर की कमान को संभाला तो क्या जहन में रखा कि किस तरीके से आप जम्मू कश्मीर रियासत को देखना चाहते हैं? लेकिन जैसे आपने कहा कि जब मैंने स्पीकर का ओहदा संभाला तो उस वक्त जो सिचुएशन थी जी, वो हाउस काफ़ी मुश्किल चलाना था। अफजल गुरु का मामला था और भी कुछ इश्यूज थे, और अपोजिशन बायकॉट कर गई सेशन का। उसके बाद बीजेपी में भी बायकॉट कर गई। उन्होंने एक वहाँ हमारी फीमेल मिनिस्टर सकीना यतूब के साथ कुछ ऐसे तू में की, और उससे वो भी चले गए। और ये सेशन जो था जब मैं स्पीकर बना, एक डिफरेंट इश्यूज थे, काफ़ी इश्यूज थे। तो वो मेरे जहन में यही था कि मैं स्मूथली चलाऊं इस सेशन को, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस हाउस में जी। तो 83 में इस हाउस में आया, और काफ़ी तजुर्बा भी हासिल हुआ। जो हमारे पुराने स्पीकर्स थे, जिसमें मगदाम शर्मा जी थे, अब्दुल्ला वकील साहब थे, नायक साहब थे, और हमारे तारा चंद जी थे, और लोन साहब थे। और इसमें हमने, और मेरा ज़्यादा जो टाइम भी रहा अपर हाउस में भी, वहाँ भी एक टर्म में रहा, वहाँ हकीम भी बोला थे। तो उनके जहन में मुझे था वो कैसे चला रहे थे हाउस। तो वो तजुर्बा काम आया और बड़े अच्छी तरीके से सेशन चला, लेकिन चैलेंजिंग जॉब था। मेरे ख्याल में इतने डिबेट्स, इतने डिस्कशंस, इतने ज़ीरो आवर, इतना कॉलिंग अटेंशन, और हर एक को मैंने मौका दिया वहाँ पे बोलने का, अपने विचार रखने का, और जिसमें मैं कामयाब हो गया। जी बिल्कुल गुल साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि काफ़ी मुश्किल था हाउस को चलाना, और अगर हाउस ना चले तो डेवलपमेंट के सारे काम रुक जाते हैं और रियासत में डेवलपमेंट नहीं हो पाती। लेकिन आपने सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए, सबको एक साथ एक हाउस में इकट्ठा बैठे रहने के लिए, नहीं तो पहले पुराने टाइम में देखा जाता था कि जब हाउस लगता था तो ज़्यादा मार धाड़ और कुर्सियां ही चलती थी। लेकिन इस बार जो देखने में आया, 2 टेन्योर जो असेंबली के बजट सेशन और ये हुआ, बड़ा स्मूथली रहा। क्या आपने इन सबसे पहले लाइजनिंग रखी हुई थी? नहीं, एक्चुअली इसमें एक मैंने अपने जहन में ये बनाया था कि मैं ऑनरेबल मेंबरों को बोलने दूंगा जी, क्योंकि जब मैंने ये रखा है जहन में कि चाहे वो अपोजिशन का मेंबर है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे किसी और पार्टी का है, तो जब तक वो ना अपने ख्यालात का इजहार न करें तो उनके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है। उस जुनून को मैंने कैच करने की कोशिश की कि मैंने उनको बोलने दिया। लेकिन मैंने उनको बोला कि अगर मैं ये देखूं कि आपका ट्रैक से उतर गए, आपने ऐसी कोई बात कही जिससे आपसी टेंशन, कम्युनल टेंशन उभर आएगा, या कोई ऐसी बात आप कहेंगे जिससे जम्मू वर्सेस कश्मीर लगे, जिसमें प्रोविंशियल आपस की बातें हों, उसमें टेंशन लगे कि जम्मू वाले अलग हैं, कश्मीर वाले अलग हैं, और वो चीज़ छोड़ के और कश्मीर मुल्क की सालमियत के बारे में, रियासत की यूनिटी के बारे में
कोई शक ना आए। बाकी आपको जो कुछ ही बोलना है बोलो। जी बिल्कुल तो वो चीज़ें मैंने उनको कहा, और जब मैंने देखा कि तभी डिस्प्यूट बढ़ जाता है हाउस में, जब स्पीकर कहेगा कि मैं उनको बोलने नहीं दूंगा। जब मुझे लगे कि कोई ट्रैक पे उतर गया तो मैं उसको रोकूंगा, उसकी माइक पे वो मैं कहूँगा आपका हो गया। यही एक था मेरे जहन में कि, और जो ये असेंबली सेशन था ये भी बड़ा क्रूशल था। जी बिल्कुल। ईमानदारी से मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लग रहा था कि एक दिन भी चलेगा। जब मैं अपने घर से, क्योंकि एक तो कश्तवाड़ का इशू था, गोल का इशू था, भांडीपोरा का इशू था, एक शुपियन का इशू था, उसके बाद पुंछ राजौरी में टेंशन हुआ वो इशू था, मुलाजिमों की स्ट्राइक थी वो इशू था, जनरल साहब का इशू था, और जम्मू में बीमार वो डेंगू के वो पेशेंट्स का वो इशू था, और भी और इलेक्शन ईयर है। जी बिल्कुल। एमएलए बोलना चाहते थे, और इसमें इन इश्यूज को मैंने पहले ही दिन एड्रेस किया। जी बिल्कुल। वो था कि जब मैंने इतने इशू मेरे सामने हैं, और मैंने डिस्कशन भी इनके बारे में कहा, जब एबिचुअरी रेफरेंस आई हाउस में, तो मैंने उस वक्त जहन में बनाया, खुद ही मैंने ये बनाया कि मैं इनको कहूँगा कि इन जो इंसिडेंट्स इन 6 महीने में हुए, जो असेंबली सेशन नहीं था, उनको मैंने खुद ही कहा इनके ऊपर भी आप बात कर सकते हो। कि मैंने एक विंडो ओपन की, उसमें यह हुआ कि एक डिबेट बन गया। एबिचुअरी रेफरेंस जो हमारे कोई मेंबर या सेक्रेटरी हमारा असेंबली के वो उनके फोर्थ हो गए थे, उसके बारे में उतना होता है, लेकिन ये मैंने पहले दिन ही अच्छा डिबेट करवाया। उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि जो बातें वो कहना चाहते थे वो उन्होंने पहले दिन ही वो बोली वो बातें। और जब डिस्कशन आया या एडजोर्नल मोशन आए या प्रिविलेज मोशन आई, उसको भी मैंने प्रॉपर्ली जो मेरा रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो मुझे कहते हैं उस तरीके से मैंने चलाया। जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं किया। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि इस बार का जो हाउस था बड़ा ही टफ था, कुछ कम समय था, 10 दिन का समय था, और मैं बताऊंगा। और मेरे जहन में और एक बात थी, मेरे जहन में ये था कि सेशन 8 दिन का, बीच छुट्टियां भी, 2 छुट्टियां थी, फिर एक दिन बढ़ाया हमने, क्योंकि बीच में एक छुट्टी आई चार शरीफ की जी। लेकिन मैंने ये सोचा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। जी बिल्कुल। उसका ये मतलब है कि हर एक मेंबर ने 161 पॉइंट्स रेज किए गए 0 आवर में, जबकि बजट सेशन में 200 कुछ पॉइंट सारे सेशन में किए गए। कॉलिंग अटेंशन मैंने 10-10 रखी हर दिन, हर एक मेंबर को जो इश्यूज थे वो भी हाईलाइट हुई। उसके बाद डिबेट हुई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की स्पीच हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन जो ज़्यादा उनकी स्पीच हो गई, दूसरे पार्टियों की, तारिक अहमद साहब का, हरिदेव जी का, वो अपने गुप्ता जी का, अशोक जी का, इंजीनियर रशीद का, या हमारे आगा रूला साहब, दूसरे जो हमारे जो थे मुस्तफा कमाल साहब का, सबको मौका मिला। और जो मेरी नज़र बराबर थी कि जिस मेंबर ने नहीं बोला मैंने उसको भी मौका दे दिया। जी, इसमें कोई दूसरी राय बड़ा ये टफ सेशन था। आपने थोड़े टाइम में इन सबको मौका भी दिया और अपने अपने विचार रखने का उनको, ताकि वो जनता के सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके बताएं कि हम लोग ये बोलते हैं। और दूसरी बात ये थी कि और जो जेन्युइन और दिन काम थे जी, इसमें मेरी स्ट्रेटजी ये थी घंटे में बढ़ाऊं। जी बिल्कुल। शायद आपको याद होगा जब मैंने कहा कि एमएलएज को 10 से 5 तक काम करना है। जी बिल्कुल। चाहे वो 11 बजे से खत्म हो, 12 हो, 2 हो, 2:30 हो, 3 हो, लेकिन ये नहीं आप एक्सटेंशन करना है 1 बजे के बाद हम फिर बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। ये निर्भर है कितना काम है, इसे मैं 10 से 5 तक रखा, वो मैंने चेंज किया 1 बजे तक। व्हाट जी, तो मैंने कहा नहीं, ये तो 1 से 5 तक हो सकता है, कभी 11 बजे तक ही बिजनेस होगा, हाँ, भी खत्म होगा, कभी 3 बजे भी, अभी हमने 7 बजे तक भी रखा। जी जी गुल साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हमने उसको बिल्कुल साक्षात देखा अपनी आंखों से और सुना भी अपने कानों से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब गुल साहब, अब दूसरी तरफ आते हैं, जैसे कि आप यहाँ जम्मू प्रोविंस में बजट सेशन होता है और
2 महीने, सवा 2 महीने के करीब होता है। तो हमारी असेंबली का काम आज 2 साल से लगा हुआ। जब वो शुरू हुआ था बड़ा स्पीडी प्रोसेस था, लेकिन अब पिछले दिनों मैंने सुना है उसका प्रोसेस है थोड़ा धीमा हो गया। उसका कारण? नहीं, आप बिल्डिंग की बात जी, असेंबली बिल्डिंग की। नहीं, मैं खुद गया था पिछले दिनों, मैंने खुद विजिट किया। जी, हमने वो देखा और मैंने उनको कहा कि ये इसका क्या है आपका टाइम स्टेटस क्या है? नहीं, टाइम कंप्लीशन क्या है, वो 2016 का उन्होंने बताया जी। तो उसमें मेरे ख्याल में जो उन्होंने मुझे बताया कि हम ट्रैक पे बराबर हैं, कि बीच में वो जो स्लाइड्स आए थे, स्लाइड्स की वजह से वो थोड़ा वो, क्योंकि वो पुराना जो कॉम्प्लेक्स वो नीचे आने वाला था, तो फिर उनको कोई 8-10 फुट के देने पड़े स्टेप्स। पहले थोड़ा आगे आना पड़ा 10 फुट, अब फिर दूसरा उन्होंने 5 फुट रखा और आगे वाला मिल जाएगा उसके साथ। उसमें टेक्निकल वजूहात की बिना वो थोड़ा सा उसमें वो उनको काम उस तरफ करना पड़ा, लेकिन काम मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ और पिछले दिनों वहाँ चला गया और मैंने रिव्यू भी लिया था लास्ट सेशन में उसके बारे में। लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 106 करोड़ का है और आगे भी बढ़ जाएगा, और ये जम्मू के लिए एक बहुत अच्छा एक असेंबली कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें हमने बड़े फैसिलिटीज़ रखी हैं, पार्किंग नीचे है, 2 स्टोरी अंडरग्राउंड भी पार्किंग है, कोई पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्पीकर साहब का, चेयरमैन साहब का, सीएम साहब का चैम्बर भी रखा, लाइब्रेरी ब्लॉक भी रखा है, और मैंने देखा सारा सिस्टम देखा कि इसमें बहुत अच्छा रहेगा और ये एक ऐसे एक नमूना होगा। मतलब आपका मानना है कि जम्मू वालों को एक अच्छा तोहफा दिया गया और ये आने वाले वक्त ही बताएगा जब बन जाएगा। एक साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन आपने उसका उत्तर दे दिया कि असेंबली सेशन के दौरान जब 2 महीने का असेंबली बजट सेशन यहाँ चलता है तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इन सब को ये एड्रेस किया गया उसमें, क्योंकि जब उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग है जो हमारा ये बन रहा है। और जैसे श्रीनगर में सेशन था तो मैंने कि सेशन होता है छोटा लेकिन तैयारी सेम होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले मीटिंगें अफसरों के साथ, सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंगें, फिर मेंबरों के क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को देखना, फिर उनको डिपार्टमेंटों में भेजना, वहाँ से जवाब आना, फिर उसको प्रिंट करना। ये मेरा सेक्रेटरी 2 महीने में लगा था। ये छोटा सेशन है, अगर बड़ा सेशन भी उसमें भी इतनी तब भी वो टाइम उसमें भी लगा। लेकिन मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी थी वहाँ पे कश्मीर में किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए जनरल पब्लिक को। आपने देखा कि मैंने कहा उनको जब सेशन शुरू हो जाए 10 बजे उस वक्त तो थोड़ा आप जैसे मिनिस्टर हजरात या चीफ मिनिस्टर या मैं अंदर आ जाऊं उसके वक्त तक थोड़ा रखिए। उसके बाद हमने फ्री रखा कश्मीर में ट्रैफिक जाम या ट्रैफिक इसकी वजह से नहीं हुआ। मैंने क्लियरली कहा था लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए सेशन के चलने से, और जम्मू में भी मैं ये कोशिश करूंगा जो बजट सेशन हो जाएगा कोई मुश्किलात ना आ जाए तो उसका हम देखेंगे। देखिए जी गुल साहब, ये तो रही आपके एज ए स्पीकर होने के नाते आपकी बातें। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आप एक एमएलए भी हैं और सबसे इस असेंबली में काफ़ी पुराने एमएलए हैं, जैसे कि आपने भी बताया। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि 5 बार आप एमएलए आ चुके हैं। नहीं, 4 बार एमएलए, 1 बार आया हूँ मैं अपर हाउस के मेंबर, वो भी 6 साल। जी, तो वही 5 टेन्योर हो गए आपके। बराबर जी, तो आपने क्या सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के आपने ऐसे मौके भी देखे जिसमें बहुत मुश्किलात जम्मू कश्मीर की जनता को देखने को मिली, तो अब उससे उभर के इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि कुलेशन सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो हमारे 20-22-25 सालों से यहाँ आतंकवाद पनप रहा था उसके इरादों को नस्ते नाबूद किया, उभर के सरकार का मतलब सामने समझ में आया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आप इतने पुराने हाउस में हैं तो क्या समझते हैं कि अब किस तरीके से हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की बढ़ोतरी होगी? या देखिए जी, मैं ये बताऊंगा कि जैसे आपने पहले कहा मैं एमएलए हूँ अपने इलाके का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के जिन्होंने मुझे 4 बार कामयाब किया और उनकी प्यार की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंचा और अल्लाह का फजल भी साथ था और मैं इस स्पीकर की कुर्सी पे और एडवाइज़र की कुर्सी पे पहुंचा। लेकिन जहाँ तक हमारे इस स्टेट का ताल्लुक़ है, इतने मैंने हालात ख़राब देखे। पहले जब हम जाते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग कम हमारे साथ इंटरेक्शन करते थे,
कि कोई मसला उनको था, वो डर जाते थे कि हमें सब पास नहीं आते थे। लेकिन अब जब हम जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के मसाइल देखने के लिए, तो लोग चारों तरफ होते हैं, और लोगों में अब ये आने लगा कि हाँ एमएलए का जो है ये डेवलपमेंट के लिए है, और वो उसको दिखाते हैं, यहाँ ड्रेन ख़राब है, हमें स्कूल चाहिए, हमें डिस्पेंसरी चाहिए, हमें एनिमल हस्बेंड्री का यूनिट चाहिए, हमें आंगनवाड़ी सेंटर चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए। लेकिन अब एक नाता बढ़ गया, जो मिलिटेंसी के दौरान दूरियां हुई थी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था बीच में, लेकिन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमएलसी के रूप में आया, ज़्यादा एमएलए ज़्यादा वो लोग उसके साथ जुड़ गए। और हमारी कोशिश होती है कि ईमानदारी के साथ कि जो हमारे सामने इश्यूज़ रखते हैं ये, उनको एड्रेस किया जाए, उन चीज़ों को दिया जाए। अगर किसी जगह कोई डिमांड आई किसी इरिगेशन कनाल की, या किसी ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के लिए या किसी और चीज़ के लिए, हम कोशिश करते हैं वो उनको मिल जाए। उससे एक विश्वास पैदा हो जाता है एक अवामी नुमाइंदे के ऊपर, हाँ हमने इसको बोला, वो फ़ायदा हुआ। और ये साथ साथ खुशी की बात भी है कि जैसे कि उमर साहब के साथ भी बड़ा करीब रहा एज एडवाइज़र, तो उन्होंने ग्रासअप किया। आज हम देख रहे हैं कि जब उनकी स्पीचें होती हैं, उनका जो अफसरों के साथ इंटरेक्शन होता है, पहले 1 साल उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या है क्या नहीं है कैसे है। अब उनको A to Z पता रहता है कि नौजवान बेरोज़गार नौजवानों के लिए क्या है, कौन सी स्कीम है, कैसे शरीकेशन एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम बनी कैसे वो बनी, कैसे वो खुद अब मीडिया पे आ रहे हैं, समझा रहे हैं जवानों को कि सरकारी मुलाजिम भी हम देंगे, लेकिन खुद रोज़गार भी आपको कमाना है, खुद अपना काम खुद करना है, उससे फ़ायदा। लेकिन ये जो मैं कहूँगा, वैसे एमएलए के बहुत सारे वाक़ात हुए, बहुत सारे अप एंड डाउन्स मैंने देखे, लेकिन जो लोगों से साथ जुड़ जाए, लोगों के मसाइल को देखे और उनको एड्रेस करे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपका छोटे शब्दों में मानना यह है कि जो लोगों के अंदर कम्युनिकेशन गैप था वो अब दूर हो गया, और इसी की वजह है कि आपने पंचायत इलेक्शन में इतने वोट पड़े। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जब भी कभी इलेक्शन होगा, लोग निकलेंगे, लोग डालेंगे वोट अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए, जो भी उनको पसंद होगा उनको चुनेंगे। और वो ख़ास तर ये कि उनको ये लगा अब कि ये जो इदारा है, एमएलए का इदारा है, ये लोगों के भलाई के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, इसमें और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये जो विश्वास अंदर बैठ गया लोगों के, और लोग ईमानदारी के साथ उन नुमाइंदों को वापस लाएंगे जिन्होंने काम किया होगा। जी बिल्कुल। जी समय की नज़ाकत को देखते हुए गुल साहब, एक आखिरी और अहम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा। आप बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइज़र की पोस्ट पे भी रहे, जो एडवाइज़र देखा जाए तो एक बहुत अहम पोस्ट है। बेशक। क्योंकि सीएम साहब को अच्छी नसीहत, अच्छी जगह बताना, हर चीज़ से अवेयर रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इस और उस पोस्ट में आपको क्या फ़र्क लगता है? ये इसमें जैसे कि एडवाइजर चीफ मिनिस्टर में मानो 18 घंटे में चीफ मिनिस्टर से बात होता था, फिर जब वो घर जाते थे तो वो फ्री होते थे, मैं भी घर जाता था। और उसमें ये था कि सारे काम जो है मिस्टर पब्लिक, वहाँ हमारा चीफ मिनिस्टर ग्रीवेंस सेल था, चीफ मिनिस्टर के जो मीटिंगें थी, या चीफ मिनिस्टर के साथ मिलने के प्रोग्राम हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ जो कोई डिपार्टमेंट कोई डिस्कशन या कोई उनका प्रेजेंटेशन है, उससे पहले ही हम उसको देख रहे थे कि ये कोई मिसलीड न करे। पहले मिसलीड होगा नहीं उमर साहब, लेकिन हम ख्याल रखते थे दाएं बाएं की कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे कोई नेगेटिव अप्रोच आ जाए लोगों में। एक तो ये कोई गलत मैसेज ना जाए। और हम जब साथ साथ होते थे तो एक लोगों में भी ये होता था कि सीनियर बंदे साथ साथ हैं उमर साहब के कोई, और वो एक जो सीनियर लोग थे वो इमीडिएटली मेरे पास आ जाते थे, हाँ हमें ये है, हमें उमर साहब से मिलना है, हमें ये बात करनी, और मैं कम्युनिकेट करता था। एक ब्रिज,
एक मानो एक ब्रिज एडवाइजर, एक ब्रिज की हैसियत से लेकिन अब ये जो स्पीकर ये कस्टोडियन है, यहाँ पे डिफरेंट रोल है, यहाँ डिफरेंट रोल है। यहाँ तो मुझे हर एक वहाँ तो मुझे सिर्फ चीफ मिनिस्टर का ख्याल रखना था कि चीफ मिनिस्टर मजबूत हो, कोalition मजबूत हो, ये देखना था कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलें, वो चलते हैं कि नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने अगर कोई एश्योरेंस दी है वो इम्प्लीमेंट हुई, कोई डायरेक्शन उसने दी है, ये मैं देखता था कि वो डायरेक्शन अगर उसने कहा ये यहाँ ये होना चाहिए। ये एडवाइजर का काम है देखना कि ये वो हो रहा है कि नहीं है। अगर नहीं हो रहा है सीएम को इन्फॉर्म करना, ये नहीं हो रहा है, इस अफसर के खिलाफ एक्शन लो, ये बड़ा सुस्त काम कर रहा है। तो आप देखें कि आजकल जो एडवाइजरों के जो रोल हैं बड़े इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट वर्ल्ड। अभी रिसेंटली एक एडवाइजर आया पाकिस्तान का, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का, उसने बात की, एडवाइजर का अपना एक रोल होता है। लेकिन ये यहाँ मुझे हर एक पार्टी का, हम लोग यहाँ जो स्पीकर की कुर्सी है यहाँ मुझे हर एक का सुनना है। आपने यहाँ कहा वैसे ही कांग्रेस पार्टी के भी जो स्पीकर हैं जनाब अहमद पटेल साहब, उनका भी एक बड़ा अहम रोल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं ये बताऊंगा मैं कि यहाँ पे जो एज ए स्पीकर मुझे हर एक पार्टी का सुनना है, हर एक को सुनना है, उनका कस्टोडियन हूँ मैं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई वो मुझे सॉर्ट आउट करना है। मुझे हर एक पार्टी के मेंबर आते हैं, गुल साहब या ये हुआ या किसी अफसर ने उसको ध्यान नहीं दिया तो वो प्रिविलेज में आ जाएगा। इसका रोल डिफरेंट है, एडवाइजरी का रोल डिफरेंट है। जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी मुझे जहाँ तक लगता है कि एज ए स्पीकर रोल काफ़ी टफ है, क्योंकि हर एक की अपनी ऑपोजिशन की मुझे बताए गुप्ता जी, जब कोई बात उठाए कोई मेंबर तो स्पीकर को उसी वक्त जवाब देना है उसको। जी बिल्कुल, कि ये एडमिट करना नहीं एडमिट करना, उसको बता देना ये क्यों नहीं एडमिट कर रहा हूँ मैं, रेक्टिफाई और बड़ा शार्प डिसीजन और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड होना चाहिए स्पीकर का। जी, अगर मैं सोचूं, मैं किताब लाऊंगा, फिर उसके देखूंगा, फिर उसके बाद सेक्रेटरी को कहूँगा क्या तब तक सेशन का एक दिन गया होगा। इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, और ये पता भी नहीं है। मैंने अलाउ किया ऑनरेबल मेंबर को, बोलो, मुझे क्या पता ये क्या बोलेगा, कोई पता नहीं है। मैंने किसी मेंबर को, किसी पार्टी के मेंबर को कहा अगर कुछ भी ऐसा बोले इमीडिएट आपके पास वो होनी चाहिए कि उसको मैं कैच करूं या उसको रिड्रेस हो जाए। जी बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा काम है, जबान का काम है, जबान शमशेर है कि वहां से क्या बोलेगा ऑनरेबल मेंबर और उस शमशेर का मुझे क्या जवाब देना है, कैसे उसको ठंडा करना है, कैसे उसको गर्म करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको की बात को रखना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। एडवाइजर इज डिफरेंट वर्क एंड स्पीकर इज डिफरेंट वर्क। ये दो मानो ये दरियाव के दो किनारे हैं, एक नहीं, ऐसा नहीं है। एक जिस हिसाब से हमने भी देखा और आप भी कह रहे हैं, एक दरिया है, एक समंदर है। तो इस समय आप समंदर के रहनुमा हैं। जी स्पीकर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, आपने सुना कि फेस टू फेस के इस अंक में हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब जनाब मुबारक गुल साहब ने ये बताया कि मैं अपने उस सेशन में हर एक एमएलए को बोलने का मौका देता हूं। अभी ये नहीं पता होता कि वो सामने से क्या बोलने वाला है, लेकिन उसकी डेमोक्रेसी को कायम रखता हूं, बोलने का मौका देता हूं। उसी की वजह से आज 2 सेशन जो हुए बड़े स्मूथ, और सब पार्टी, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो कोलिशन हो, सब मिल बैठ के हुए। अगर कहीं कोई हंगामा पुराने टाइम में होते भी थे तो उस पे नकेल कसी की। आज बिल्कुल स्मूथ तरीके से 10 दिन की जो अभी हमने पीछे असेंबली देखी, बड़े शांत, हालांकि मुद्दे बहुत गंभीर थे, बहुत गंभीर थे। जब मैं सोचता था एक दिन भी नहीं चलेगा, लेकिन वो चली। और जब सेशन चलेगा तो रियासत की तरक्की होगी। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जनाब मुबारक गुल साहब को स्पीकर लाया गया, जिन्होंने इन सब चीज़ों को बैलेंस किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है आप कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का सपना है कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को नंबर 1 रियासत बनाना, यहीं से असेंबली से और अपर हाउस से ही सारे फैसले बाहर निकल के आते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करके रियासत की तरक्की होती है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एक अच्छा स्पीकर लाना जिससे सब चीज़ें स्मूथ चले। इसी के साथ दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपसे विदाई लेंगे। नमस्कार। दिग्गज नेताओं व आला अधिकारियों से मुलाकात, महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार जानने के लिए देखना न भूलें प्रोग्राम फेस टू फेस, हर रविवार रात 9:45 पर सिर्फ और सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी पर।